हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है राजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वेक्टर फोटोग्राफी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन, लोकेशन रेकीज एंड फाइनलाइज लोकेशंस। कैरी आउट लोकेशंस, रेकीज एंड फाइनलाइज लोकेशंस। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना है और शूटिंग के लिए लोकेशन को कैसे सब्जेक्ट के हिसाब से फाइनलाइज करना है। अच्छा दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग देखते चलते हैं, जिससे हमें चैप्टर को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं आर्क। आर्क में कैमरा क्या करता है कि सब्जेक्ट के सर्कल में, राउंड में घूमता है। एम्पिरिकल प्रोडक्शन मेथड में आपके स्वाभाविक प्रवृत्ति और आपके अवसर आपको बताते हैं कि क्या करना है। इसमें हम अपने अनुभव के आधार पे उस मौके पर क्या करना है फैसला लेते हैं। शूट शीट डायरेक्टर द्वारा तैयार की गई वो शीट होती है जिसमें कैमरा ऑपरेटर को एक गाइडलाइन दी जाती है कि इस शॉट के बाद यहाँ से आपको ये शॉट लेना है। स्टोरी बोर्ड एक सिंपल सीरीज होती है स्केचेस की, ग्राफिक आउटलाइंस की। इसमें फ्रेम दर फ्रेम बताया जाता है कि क्या एक्शन रहेगा। उसमें साथ में नोट्स लिखे दिए जाते हैं कि जिससे आसानी रहे कि हमने क्या काम करना है। एक्शन सीक्वेंस को बताने में स्टोरी बोर्ड अक्सर काम में लाया जाता है। रिमोट सर्वे या रेकी, शूटिंग लोकेशन पर शूटिंग से पहले का विजिट या दौरा रिमोट सर्वे या रेकी कहलाता है। कई बार रेकी लोकेशन हंटिंग का भी एक हिस्सा होती है जो प्रोडक्शन टीम द्वारा की जाती है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल का मतलब एक ब्रॉड कंसेप्ट जिसमें आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हो कि क्या आप क्या हासिल करना चाहते हो। अब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? अपना गोल सेट करने के बाद आप जो चीज़ें करते हो, जो प्रयत्न करते हो, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अब फिल्म प्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं? आप सब्जेक्ट में आप जो जो चीज़ें चाहोगे कि आपका ऑडियंस ये चीज़ें याद रखे, वो उसके ऑब्जेक्टिव में गिना जाएगा। साइट सर्वे। साइट सर्वे में हम लोग उस जगह की इंस्पेक्शन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि उस जगह के और क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है, वो किसके नज़दीक पड़ती है, हमें वहाँ पहुँचना आसान है या क्या करना पड़े। मतलब उस लोकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करके डाटा इकट्ठा करना कि उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे नुकसान है। एक टॉपिक है आर्ट कंसील्स क्राफ्ट। आर्ट मैंने कला, कंसील मतलब छुपाना, क्राफ्ट मतलब शिल्प कला। माने कला कला को छुपाती है। कैसे, आइए समझते हैं। इसमें क्या है कि जब हम एक टेलीविज़न शो देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारा जो ध्यान है ना, वो उस प्रोग्राम के मटेरियल पर केंद्रित हो जाता है। जैसे उसमें स्टोरी लाइन क्या है, उसमें मैसेज क्या है, उसमें आर्ग्यूमेंट जो आपस में बातचीत में ड्रामा निकल के आता है वो क्या चल रहा है, और उसमें जो लोगों का इंटरेस्ट है वो ये देखते हैं कि कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये ड्रामा कहाँ हो रहा है, हीरोइन कैसी लग रही है, हीरो कैसे लग रहा है। इन सब बातों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है जब तक कि हम उससे बोर ना हो जाएं या हमें टेक्नोलॉजी जो है वो एक अलग सतह पे जाके ऑब्स्ट्रैक्ट ना करनी शुरू कर दे। तब तक जब तक हम अपने खुद से ये सवाल पूछना शुरू ना कर दें, भाई ये प्रोडक्शन, ये सीन, ये फिल्म आखिर कैसे बनी होगी। मतलब
उस सीन को, उस माहौल को समझना और मुश्किल और जटिल ना हो जाए, तब तक हम उन टेक्निक्स को जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, पर फिर भी हम थोड़ा अनअवेयर रहते हैं उनसे, जब तक कि वो हमें भटकाए नहीं, मतलब हद ही ना कर दे यार कि अक्सर ये ऐसे हो कैसे गया। हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, मतलब कि चमत्कार को नमस्कार। हम उस फिल्म के सीन पर भी विश्वास करते हैं जब एक हीरो रेगिस्तान में पानी के बिना प्यासा मर रहा होता है। तब हम इस बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई उस वक्त उस डायरेक्टर ने, उस स्पॉट बॉय ने, क्रू के किसी मेंबर ने उसको पानी क्यों नहीं पूछा। अब हम ये बातें नहीं सोचते कि कम से कम उस कैमरामैन को तो हीरो को पानी पूछ लेना चाहिए था। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी फिल्म, ये सारा ड्रामा तब तक सब ठीक है जब तक कि आप इसको शूट ना शुरू कर दो या आप इसको बनाना ना शुरू कर दो। अब जैसे ही आप एक फिल्म को बनाना शुरू करते हो, मतलब एक अल्यूजन, एक भ्रम को क्रिएट करना शुरू करते हो, आपको ये रियलाइज होता है कि भाई एक फिल्म को एज अ दर्शक की तरह एंजॉय करना और उसको इक्विपमेंट के साथ बनाने में एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ा अंतर है। अब हम समझेंगे शॉट सिलेक्शन। आप किसी एक जगह पर कैमरा पॉइंट करके, कैमरा रख के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वहाँ की सारी जानकारी, वहाँ के वातावरण, वहाँ के एटमॉस्फेयर की हमें पूरी जानकारी ऑन स्पॉट दे देगा। ऑन स्पॉट यानी उस वक्त वहाँ का एक दर्शक क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये बातें आपको सिर्फ एक कैमरा पॉइंट करके नहीं पता चलेंगी। एक कैमरा एक समय स्थिति के लिए तो सिलेक्टिव हो सकता है, मतलब वो हमें एक स्थान और स्थिति के कुछ सीमित पहलुओं की जानकारी ही हमें दे सकता है। वहाँ बैठा दर्शक अपने आप को नहीं देख पाता और ना ही वो किसी खिलाड़ी के पर्टिकुलर रिएक्शन को देख पाता है। जब हम वहाँ कैमरे से क्लोज शॉट लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्लेयर किसी फाउल को कैसे रिएक्ट करता है, अपनी विकेट जाने पर कैसे रिएक्ट करता है, कोई विकेट लेने पर कैसे रिएक्ट करता है, और दर्शक को उस समय की संपूर्ण कार्रवाई को देखने से रोकता है। प्रॉब्लम ऑफ फैमिलियरिटी। किसी भी प्रोग्राम को लेके एक डायरेक्टर, एक निर्देशक के दृष्टिकोण में और एक दर्शक की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर होता है। निर्देशक अपने निर्माण के हालातों को पूरी तरह समझता है, जानता है, फैमिलियर है कि किन हालातों में उसने ये प्रोग्राम तैयार करना है या किया है। उदाहरण के लिए हमें एक म्यूजियम, एक अजायब घर में रखी गई महत्वपूर्ण वस्तुओं के संग्रह को दिखाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को पहली बार देखने वाले उत्साही दर्शक की आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं में और इसको बनाने वाले निर्देशक की प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंतर होगा। एक अच्छा निर्देशक अपने सब्जेक्ट के बारे में कई बार सोचेगा कि उसको मैंने कैसे शूट करना है, और अगर शूटिंग के दरमियान कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। पर ज़्यादातर प्रोडक्शंस हम क्या करना चाहते थे और हम क्या करने के योग्य हैं, इस बात के बीच में ही समझौता कर लेते हैं। डायरेक्टर
केवल सेट पे ही मौजूद नहीं होता, बल्कि उसने अपने सीन को कई बार स्क्रीन पर, एडिटिंग टेबल पर या उसको फाइनल कट बनाते हुए उसका मूल्यांकन करते हुए कई बार देखा होता है। उसको पता होता है कि मेरे पास क्या मटेरियल अवेलेबल था और क्या मैंने कट किया है, इस बात का उसको भली भांति पता होता है। अब दर्शक वर्ग उसी प्रोग्राम को पहली बार या कई बार एक बार ही देखता है। वो ये नहीं बता सकता कि इसका और क्या हो सकता था। वो गवा दिए मौकों का मूल्यांकन भी नहीं कर सकता। उसके लिए हर चीज फर्स्ट इंप्रेशन है, पहली बार देखी गई। दर्शक केवल उतनी ही चीजों को देखता है जितना कि उसे कैमरा दिखाता है। वो कैमरे के लेंस से परे घटित होने वाले चीजों को बिल्कुल भी नहीं जानता। जब तक कि वो चीजें कैमरे के लेंस के अंदर लाई ना जाएं या कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ना हो जाए और वो चीजें उसमें आ ना जाए, या कैमरे के अंदर कैमरे की हद के बाहर से कोई अनजान शोर ना रिकॉर्ड हो जाए। कई बार कैमरा हमें दुनिया के बेहतरीन सीन्स दिखा रहा होता है। उसी वक्त वो भीड़ करने वाले टूरिस्ट, यादगारी सामान बेचने वाली दुकानें और वेटिंग कोचेस को अवॉइड कर रहा होता है, मतलब कैमरे के लेंस से बचा रहा होता है। ध्यान के साथ एंगल किया हुआ, कोण किया हुआ शॉट स्क्रीन पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। आइए अब समझते हैं प्रोडक्शन मेथड्स। महान विचार काफी नहीं होते। महान विचारों को रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप में तैयार करना होता है। उनको तस्वीर या आवाज के जैसे व्यक्त करना होता है। अंत में एज अ निर्देशक ये आपको ही फैसला करना होता है कि आपको क्या शूट करना है और आपकी ऑडियंस, आपके दर्शकों को क्या सुनना है या देखना है। आप कहीं से भी शुरू करें, प्रोडक्शन की अप्रोच के लिए, पहुंच के लिए दो मुख्य मेथड्स हैं, तरीके हैं, ढंग हैं। एक तो है एम्पिरिकल यानी अनुभव मेथड। इसमें इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविकता और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर आपके गाइड होते हैं, आपको दिशा निर्देश करते हैं। और दूसरा है प्लान्ड यानी योजनाबद्ध मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम पहले से ऑर्गेनाइज्ड, ध्यान पूर्वक स्टेप कौन से लेने हैं ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसके बाद हमने ये शूट करना है, उसके बाद हमने वो चीज़ करनी है, यहाँ एंगल रखेंगे, उसके बाद हम फलां जगह जाएंगे शूट करने। हर चीज़ को हम पहले से प्लान्ड तरीके के साथ करते हैं। आइए अब हम एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में जानते हैं। अनुभवी पहुंच के साथ निर्देशक एक विचार को प्राप्त कर सकते हैं, फिर इसके साथ संबंधित विषयों और स्थितियों की खोज करते हैं। संभावित सामग्री की शूटिंग करने के बाद हमें उसमें से जो भी मिला उसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाते हैं। उनकी प्रेरणा पैदा हुए अवसरों से प्रेरणा लेती है। इसके लिए एक उदाहरण ये भी होगा कि एक निर्देशक को समंदर के बीच में सुरक्षा के बारे में प्रोग्राम बनाना है। अपनी एम्पिरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए निर्देशक शायद
मरीना बीच, जिसके बारे में उसने बहुत सी कहानियां सुनी हुई है, वहां पर जाने का फैसला कर सकता है, या निर्देशक लाइफ गार्ड्स के साथ विचार विमर्श कर सकता है और यहाँ से बिल्कुल अलग किस्म की योजना बनाने का फैसला कर सकता है। निर्देशक यहाँ से एक व्यापारिक दौर पे भी जा सकता है और वहाँ पे एक बिल्कुल अलग से मटेरियल की खोज कर सकता है। इंटरेस्टिंग सीक्वेंस का भंडार इकट्ठा करने के बाद इसमें एटमॉस्फेरिक शॉट, नेचुरल साउंड, इंटरव्यूज आ जाती हैं। डायरेक्टर क्या करता है कि उस कंटेंट का रिव्यूज करता है और उनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, यानी कि किसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए और एक स्टोरी लाइन बननी चाहिए, एक ग्राफ बनना चाहिए, इस तरीके से डायरेक्टर उसको लगाता है। अब डायरेक्टर एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करेगा जिसमें इकट्ठा किया हुआ मटेरियल आ जाए। अब इस एडिट किए हुए प्रोग्राम जिसमें पिक्चर्स भी होंगी, अब इसको मैच करने के लिए डायरेक्टर कमेंट्री और वॉइस ओवर ऐड करेगा। सबसे अच्छा ये अप्रोच ताज़ा और निर्जन है, सुधार करती है, अचानक इस्तेमाल होती है, कठोर अनुशासन से परहेज करती है और अडेप्टेबल है, अनुकूल है। शॉट दिलचस्प और अलग अलग तरह के होते हैं। बदलते दृश्यों को देखने और समझने के लिए हाज़रीन को अलर्ट, सुचेत रखा जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसमें तालमेल की कमी होने की वजह से जो रिजल्ट हैं, जो इसके नतीजे हैं, वो कई बार संभावित विपदा के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि ये अप्रोच अनसिस्टमेटिक है। इसमें गैप्स और ओवरलैप्स बहुत ज़्यादा हैं और अच्छी एडिटिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाती है। वाई प्लान, योजना क्यों, आइए समझते हैं। कुछ लोगों को आइडिया ऑफ प्लानिंग, मतलब योजनाबंदी करना, एक रिस्ट्रिक्टिव, पाबंदी से भरा काम लगता है। वो शूटिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके हिसाब से योजनाबंदी वाला जो मेथड है ना, वो अचानक अब क्या होगा, उस थ्रिल को एक संगठित वचनबद्धता में बदल देता है। पर फिर भी बहुत सारी स्थितियों में योजनाबंदी होनी ही चाहिए और पहले से प्री प्लानिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्टर को अगर उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी में शूट करना है, किसी का इंटरव्यू लेना है, कहीं जाके एडमिशन लेना है, इन सब के लिए उसे पहले परमिशन की ज़रूरत होती है। कई बार किसी के यहाँ बगैर बताए पूछे चले जाना भी ज़्यादा अच्छा होता है, पर ये हमेशा वर्क नहीं करता। सो इसको हमेशा मान के नहीं चलना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब एक डायरेक्टर बगैर किसी को बताए वहाँ पहुँचता है, तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड एटमॉस्फेयर होता है, तो उसको भी पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। बाद में चाहे आपने वहाँ से इकट्ठे किए मटेरियल को यूज़ में भी न लाना हो, तो भी प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 पड़ाव होते हैं, जिसमें से तकरीबन हर प्रोडक्शन को गुजरना पड़ता है। पहला है प्रीलिमिनरीज। इसमें प्रोडक्शन शुरू होने से पहले का वो हिस्सा, इसको हम प्रीलिमिनरीज कहते हैं। इसके बाद है प्रेपरेशन, यानी तैयारी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एंड और उसके बाद है रिहर्सल, यानी कि वो अभ्यास जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले किया जाता है। तकरीबन 90%, 90% जो प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन से पहले ही
इस प्लानिंग के दरमियान ही कर लिया जाता है। प्री प्रोडक्शन के बाद है प्रोडक्शन। इसमें शूटिंग शुरू कर दी जाती है और शूटिंग के बाद जो हमें मटेरियल हासिल होता है उसे हम पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं। इसके बाद है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग एडिटिंग करते हैं, एडिशनल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको स्पेशल इफेक्ट वीएफएक्स वगैरह डालते हैं और उसके बाद हम उसी चीज़ की डुप्लीकेशन मतलब उसकी कॉपीज तैयार करते हैं। हम कैसा सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं इसका असर काम के ऊपर भी आता है। मान लो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेना है, तो इसके ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा कंपैरिजन इसके कि अगर हम किसी हिस्टोरिकल ड्रामा को शूट कर रहे हैं तो काम करने का तरीका बदल जाएगा। आखिर में हम ये भी कहना चाहेंगे कि किसी सब्जेक्ट को बनाने में डायरेक्टर का अपना भी एक तरीका होता है कि वो उस सब्जेक्ट के लिए कैसे अप्रोच करता है। थैंक यू।